हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण संविधान संशोधन डिटेल से कवर करने वाले हैं। पूरे संविधान संशोधनों को मैंने एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिज़ाइन किया है और साथ ही साथ आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, ताकि अगर कोई अतिरिक्त क्वेश्चन आए तो आपका वहाँ से कवर हो जाए और कुछ भी ना छूटे। अगर आप अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दोस्तों आसान प्रश्नों से, जैसे संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है दोस्तों भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगर हम डिटेल एक्सप्लेनेशन की बात करें तो देखिए, संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है और ये पूरी व्यवस्था हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। दोस्तों, केवल संसद को ही संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। राज्य सरकारें संशोधन की प्रक्रिया को शुरू नहीं कर सकती है। तो जो डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं उसको भी अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि तभी आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। दोस्तों, संविधान संशोधन विधेयक जो है संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें पेश किया जा सकता है। विधेयकों को दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना अनिवार्य है और संविधान संशोधन के मामले में अगर दोनों सदनों के बीच में किसी भी प्रकार का गतिरोध हो जाता है तो संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। संयुक्त बैठक के बारे में याद रखिएगा, इसका उल्लेख आर्टिकल 108 में किया गया है। दोस्तों, राष्ट्रपति जो है, जो संविधान संशोधन विधेयक होता है, उसको ना तो रोक सकता है और ना ही पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, उसे मंजूरी देना ही होगी। लेकिन एक बात और याद रखेंगे कि संसद जो है संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। इतना आप समझ गए ना। एक क्वेश्चन हमने कवर किया और इतने सारे फैक्ट हमारे यहाँ पर कवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में संविधान संशोधन का अधिकार किसे दिया गया है। तो भैया किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन की बात करें तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन का अंतिम और पूर्ण अधिकार केवल भारत की संसद के पास में है। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी पेश किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कहीं पर भी संविधान संशोधन विधेयक हम लोग पेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर राज्यों की बात की जाए तो राज्यों को संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं होता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेने की जरूरत भी नहीं होती है दोस्तों संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने के लिए। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर हम और डिटेल की बात करें तो ये जो विधेयक होता है किसी भी मंत्री द्वारा या किसी भी प्राइवेट मेंबर द्वारा पेश किया जा सकता है। दोनों को समान अधिकार है। इसके अलावा एक बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि दोस्तों, यदि संशोधन से देश के संघीय ढांचे पर किसी भी प्रकार का असर पड़ता है तो संसद को कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से साधारण बहुमत द्वारा मंजूरी लेनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि जीएसटी का कानून हो गया, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया में किसी भी तरह का अगर बदलाव करना है, यानी सीधी सी बात है कि अगर संघीय ढांचे पर किसी भी प्रकार का असर पड़ेगा तो वहां पर राज्यों की सीमित भूमिका हमें देखने को मिलती है। अब न्यायपालिका का इसमें क्या रोल होता है, तो देखिए, संविधान में किसी भी प्रकार का अगर संशोधन होता है तो वो सब कुछ कर सकती है संसद, लेकिन मूल ढांचे को संसद नहीं बदल सकती। यदि कोई संशोधन इसका उल्लंघन करता है मूल ढांचे का, तो सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर सकता है उस संशोधन को। इतना क्लियर हो गया ना भैया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो ये दोस्तों, मुख्य रूप से संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों, डिटेल काफ़ी ज़रूरी होती है। देखिए, संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति के माध्यम से संशोधन। तो 3 प्रकार से हम संशोधन कर सकते हैं संविधान में।
अगर हम साधारण बहुमत की बात करें तो इसमें संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों की मंजूरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब ये साधारण बहुमत से संशोधन किन किन मामलों में किया जा सकता है, इसके कुछ मैंने उदाहरण लिए हैं। जैसे अगर नए राज्यों का गठन करना हो तो यहाँ पर साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। राज्यों की सीमा में किसी भी तरह का बदलाव करना हो तो साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। नागरिकता में कोई नियम परिवर्तित करना हो तो यहाँ पर भी दोस्तों साधारण बहुमत की ही आवश्यकता होती है। अब हम संविधान संशोधन के दूसरे प्रकार यानी विशेष बहुमत द्वारा संशोधन की बात करें तो इसके लिए दोस्तों संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जरूरी होता है विशेष बहुमत के माध्यम से अगर संशोधन करना हो तो। ठीक है, और इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे मौलिक अधिकारों में संशोधन करना हो तो विशेष बहुमत के माध्यम से होगा। डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अगर किसी भी प्रकार का संशोधन करना हो तो ये भी विशेष बहुमत के माध्यम से ही हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक तीसरा प्रकार है संविधान में संशोधन करने का, वो है विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति। इसमें क्या होता है तो इसमें संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी अनिवार्य होती है। तो ये संविधान संशोधन की सबसे जटिल प्रक्रिया मानी जाती है दोस्तों। इसके कुछ उदाहरण भी मैंने लिए हैं। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में अगर कोई बदलाव करना हो, संघीय ढांचे से जुड़ा कोई कानून हो, जीएसटी में किसी भी प्रकार का बदलाव करना हो तो उसके लिए इस तरह के बहुमत की आवश्यकता होती है। हमारा क्वेश्चन क्या था, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो 3 प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया, तो 1951 में किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन की अब हम बात कर लेते हैं। दोस्तों भारत के संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में किया गया था। इस संशोधन के तहत संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, तो भैया अपने पहले संविधान संशोधन के माध्यम से। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानूनों को कानूनी चुनौतियों से बचाना था। 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। पहली बार जब संशोधन किया गया या फिर पहला संशोधन जो किया गया तो इसके माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 31A और 31B को जोड़ा गया था। इतना आप समझ गए ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली बार संशोधन कब हुआ था, याद रखेंगे 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से किसी एक व्यक्ति को ही एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। कौन से संविधान संशोधन से, 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसा किया गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। डिटेल की अगर बात करें दोस्तों तो 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा ये प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। मूल रूप से अनुच्छेद 153 में ये लिखा था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यानी पहले प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग राज्यपाल हुआ करते थे, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसको बदल दिया गया। अब यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी आया होगा कि फिर भैया उसके वेतन भत्तों का क्या होता है। तो दोस्तों जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है तो उसका वेतन उन राज्यों के बीच में राष्ट्रपति द्वारा तय किए गए अनुपात में बांटा जाता है। जैसे कि राष्ट्रपति बोल देगा कि इस व्यक्ति को 60% जो वेतन भत्ता मिलेगा वो ए राज्य से मिलेगा और 40% वेतन भत्ता बी राज्य द्वारा दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा ये व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। तो ये व्यवस्था की गई है दोस्तों 11वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। 11वें संविधान संशोधन 1961 द्वारा ये व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। अगर हम इससे पहले क्या होता था उसकी बात करें तो मूल रूप से संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मतदान द्वारा होता था। अब इसको बदल दिया गया है। 11वें संविधान संशोधन से ये भी स्पष्ट किया गया कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि उनके निर्वाचक मंडल में किसी सदस्य का पद खाली था। समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। तो कौन से संविधान संशोधन से ऐसा किया गया दोस्तों? तो ये किया गया 15वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। 15वें संविधान संशोधन 1963 द्वारा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो पहले 60 वर्ष थी उसे बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 217(1) में बदलाव किया गया है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। कौन से अनुच्छेद में? 217(1) में। ये अनुच्छेद क्या है? तो यह अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और सेवानिवृत्ति से संबंधित है। तुलना करें अगर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु की, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं और हाई कोर्ट के न्यायाधीश अब दोस्तों 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। अगर आपको समझ आ रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर रखा है ताकि अगर किसी भी तरह का अतिरिक्त क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली है? तो ये हमने दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और दक्षिण अफ्रीका से ली है इसके बारे में तो हम पहले ही चर्चा कर चुके थे, तो ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन में शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा के विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए? तो भैया ये सभी विषय जो हैं, ये जो 5 विषय हैं, इन सभी को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रखा गया। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? तो ये रखा गया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जो कि 1976 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। डिटेल देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा जैसे विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ये विषय हैं, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। इससे पहले क्या स्थिति थी? तो पहले ये सभी विषय राज्य सूची में थे। राज्य सूची में जो विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को होता है और समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। अब इस पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो समवर्ती सूची में आने के बाद उन विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन दोनों के कानून में अगर टकराव होता है तो केंद्र का कानून मान्य होगा। उम्मीद करता हूं भैया ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया भैया? तो इसका राइट आंसर है 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। देखिए 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया और ये जो सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हुई तो वो 15वीं भाषा बन गई थी। ठीक है, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में टोटल 14 भाषाएं थी भैया, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई हैं। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना होगा। अब सिंधी हो गई अपनी भैया। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों कुछ और भी यहाँ पर मैंने कवर किया है। 71वां संविधान संशोधन 1992, ये इम्पोर्टेंट है। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 नई भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इनको आप छोटी सी ट्रिक से याद रख सकते हैं। नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी।
ठीक है, तो ये 71वां संविधान संशोधन हो गया। इसके बाद में अगला संशोधन हुआ 92वां संविधान संशोधन 2003। इसके माध्यम से दोस्तों 8वीं अनुसूची में 4 और नई भाषाएं शामिल की गई थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। और इससे ट्रिक से याद रख सकते हैं आप लोग, बदमाश, BDMS, तो ये आपकी याद हो जाएगी। वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। तो इतना मैंने कवर किया है दोस्तों। इसी वजह से आपसे बस यही निवेदन है कि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं ऐसा समझूं कि हाँ भाई मेरी मेहनत सही लोगों के लिए की गई है और सही बच्चों तक पहुंच रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जोड़ा गया है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया और यह प्रावधान स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। इसके तहत संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 का, और अनुच्छेद जोड़ा गया 51A। मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा तात्कालिक सोवियत संघ के संविधान से ली गई थी दोस्तों, और 1976 में इस संशोधन के माध्यम से टोटल 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में शामिल किया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। यहाँ पर टोटल 10 मौलिक कर्तव्य हैं, ये 11वां मौलिक कर्तव्य हैं। इन्हें पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको याद नहीं होते कि भैया चौथा मौलिक कर्तव्य कौन सा है, 7वां कौन सा है, 9वां कौन सा है, तो इनको मैंने ट्रिक से याद करवा दिया है। पूरी आपको याद हो जाएंगी, कभी दिक्कत नहीं आएगी। उस वीडियो को देखना। यहाँ पर हम समय की बर्बादी नहीं करेंगे, इस वजह से मैंने उनको पढ़ाया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किस संविधान संशोधन द्वारा SC और ST इसके अलावा एंग्लो इंडियन समुदायों का 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ाया गया? SC, ST और एंग्लो इंडियन समुदायों का 10 वर्ष के लिए आरक्षण पहली बार किस संविधान संशोधन से बढ़ाया गया था? तो ये बढ़ाया गया था 8वें संविधान संशोधन के माध्यम से दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। डिटेल देख लेते हैं। देखिए, SC, ST और एंग्लो इंडियन के लिए राजनीतिक आरक्षण की अवधि स्टार्टिंग में केवल 10 वर्ष के लिए तय की गई थी। इसके बाद में 8वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों। ये जो है समय सीमा खत्म होने वाली थी, तब संसद द्वारा ये 8वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया 1959, ठीक है। इसके द्वारा पहली बार इस राजनीतिक आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और फिर ये अवधि जो है दोस्तों लगातार हर साल 10-10 वर्ष कर बढ़ती रही और आज भी ये सिलसिला जारी है। 104वां संविधान संशोधन जो 2019 वाला है, इसमें भी दोस्तों जो आरक्षण है उसकी सीमा 2030 तक बढ़ा दी गई है। एक क्वेश्चन मैंने 104वें संविधान संशोधन से भी शामिल किया है, तो वहाँ पर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली बार कब बढ़ाया गया था भैया ये आरक्षण? 8वें संविधान संशोधन अधिनियम 1959 के माध्यम से। ये अच्छे से याद रखिएगा। ये हर साल 10-10 वर्ष करके बढ़ा दी गई है, तो ये मैंने यहाँ पर शामिल कर लिया था, लेकिन पढ़ने की उसको ज़रूरत ज़्यादा है नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? किस संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 545। तो ये किया गया था दोस्तों 31वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? किससे? 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये कर दी गई थी दोस्तों अपने 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के माध्यम से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। डिटेल देखते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, निश्चिंत रहिएगा। बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा मतदान की जो आयु पहले 21 वर्ष थी उसे घटाकर कितना कर दिया? 18 वर्ष।
इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में वयस्क मताधिकार से संबंधित है। तो हो सकता है आपसे अगला क्वेश्चन यही पूछ लिया जाए कि 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन से अनुच्छेद में संशोधन या बदलाव किया गया था। ये ऐतिहासिक फैसला तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान लिया गया था और यह विधेयक 1988 में संसद द्वारा पारित किया गया और 28 मार्च 1989 में पूरे देश में ये प्रभावी हुआ। तो यहाँ पर इतनी चीजें आपने समझ ली ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया। तो ये किया गया था दोस्तों 69वें संविधान संशोधन 1991 के माध्यम से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। डिटेल देखते हैं तो और बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए इसका नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया और इसके तहत संविधान में दोस्तों 2 नए अनुच्छेद भी जोड़े गए। अनुच्छेद 239 ए और 239 ए बी। 239 डबल ए में क्या है तो दिल्ली की विधानसभा और मंत्री परिषद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और 239 ए बी में क्या लिखा है तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासन के बारे में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो दोनों आर्टिकल मैंने आपको बता दिए। इस संशोधन द्वारा दोस्तों दिल्ली के लिए 70 सदस्यों वाली विधानसभा का प्रावधान किया गया और इसी के साथ 7 मंत्रियों की मंत्री परिषद होगी, ऐसा प्रावधान भी इसमें जुड़ा रहा। दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल गया भैया। ठीक है, तो ये राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है और समवर्ती सूची पर भी, लेकिन लोक व्यवस्था, पुलिस प्रशासन और भूमि से जुड़े विषय जो है पूरी तरह से केंद्र सरकार को दिए गए, है ना। तो ये जो 3 मामले हैं, लोक व्यवस्था, पुलिस प्रशासन और वहाँ की जो भूमि है उसका कैसे प्रयोग करना है, ये पूरे मामले किसके पास में है, किसके अंडर में है, केंद्र सरकार के अंडर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में संसद द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। तो ये न्यायपालिका के हस्तक्षेप को रोकने के लिए एक प्रयास किया गया था दोस्तों, और ये प्रयास किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। डिटेल देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। बहुत सारी चीजें इसमें परिवर्तित कर दी गई इसके माध्यम से, इस वजह से ये काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा ये व्यवस्था की गई कि संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में ये साफ कर दिया कि न्यायिक समीक्षा जो है वो संविधान का मूल ढांचा है जिसको संसद नहीं छीन सकती। तो फिलहाल की कंडीशन क्या है, अगर हम आज की बात करें तो आज जो है संसद द्वारा पारित किए गए किसी भी संशोधन को न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ और मुख्य बिंदु मैंने शामिल किए हैं। देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संसद को ये शक्ति दी गई थी कि उसके द्वारा बनाए गए या पारित किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका उद्देश्य था संसद की संशोधन शक्ति को असीमित बनाना और न्यायपालिका की जो समीक्षा की शक्ति थी ना उसको सीमित करना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, ये केस कब आया था 1973 में, उस समय मूल ढांचे का सिद्धांत दिया और फिलहाल जो है न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से दोस्तों न्यायपालिका के हस्तक्षेप को रोकने का प्रयास किया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 17वां कि संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़े गए। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये तो आपको पता ही होगा, आसान क्वेश्चन था तो मैंने बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल शामिल नहीं की है कि संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल को 1 वर्ष वृद्धि करके 6 वर्ष कर दिया गया। यानी लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था दोस्तों 1976 में। ठीक है, देखिए सभी जगह 42वां संविधान संशोधन अधिनियम लिखा हुआ है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, ईयर भी यहाँ पर मायने रखता है 1976 में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका भैया राइट आंसर होगा। लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर वापस 5 वर्ष कर दिया गया। देखिए इसका आंसर बताने से पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। ठीक है, इसके माध्यम से लोकसभा और विधानसभाओं का जो कार्यकाल 5 वर्ष हुआ करता था उसे 6 वर्ष कर दिया गया। इसके बाद में 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। कब हुआ? 1978 में। इसके माध्यम से जो 6 वर्ष किया गया था ना, उसको वापस से 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये याद रखेंगे, 42 में बढ़ा दिया गया था 1 वर्ष, फिर 44 के संविधान संशोधन के माध्यम से वापस से 1 वर्ष घटा दिया गया। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये परिवर्तन किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से ये व्यवस्था की गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, तो ये व्यवस्था की गई थी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। डिटेल देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए दोस्तों, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। देखिए इस साइड जो है ना, इस साइड वाला जो मामला है, ये मैंने शॉर्ट नोट्स में यूज़ किया है, शॉर्ट नोट टाइप का बना दिया है और डिटेल एक्सप्लेनेशन इस साइड दिया गया है, ताकि आप जब आप PDF पढ़ो ना तो आसान हो, आपको सिर्फ इतना पढ़ना पड़े। थोड़ा मैं जूम कर दूंगा इसको अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो। देखिए पहले हम पढ़ लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा ये स्पष्ट व्यवस्था की गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं, पूरी तरह से बाध्य हैं। बाद में क्या हुआ, थोड़ा जूम कर देता हूँ। मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के जरिए राष्ट्रपति को एक छोटी सी राहत दी। अब ये राहत क्या थी? तो इसके तहत यानी 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति को ये अधिकार मिल गया कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से तो बाध्य कर दिया, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक राहत दे दी कि भैया एक बार आप लोग जो है पुनर्विचार के लिए भेज सकते हो। वर्तमान स्थिति क्या है, फिलहाल की कंडीशन क्या है? तो यदि मंत्रिपरिषद उस सलाह को दोबारा बिना किसी बदलाव के या फिर बदलाव के साथ में राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति को सलाह मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना। यही बातें दोस्तों मैंने यहाँ पर इस साइड सिनॉप्सिस के रूप में शामिल की है, तो आप चाहें तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों अपना 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से बहुत सारे दोस्तों बदलाव किए गए थे। समझ गए ना भैया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा 371 का जोड़ा गया जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। ठीक है, इसके माध्यम से दोस्तों 371 का जोड़ा गया और नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कि भैया 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के माध्यम से जोड़ा गया था। डिटेल देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा संविधान में 371A जोड़ा गया, जिसके तहत नागालैंड को एक राज्य का दर्जा देते हुए उसके प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान किए गए। ये सभी शॉर्ट नोट्स हैं, आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं सीधे तौर पर। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ कि नागा समुदाय के, थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, नागा समुदाय के धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, उनके पारंपरिक कानूनों और भूमि के स्वामित्व से जुड़े मामलों में संसद तब तक कोई कानून नहीं बना सकती जब तक कि नागालैंड की विधानसभा इस पर सहमति ना दे।
नागालैंड के राज्यपाल को भी दोस्तों इसी संशोधन के माध्यम से कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विशेष जिम्मेदारी और विभागाधीन शक्तियां उपलब्ध करवाई गई। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? 13वें संविधान संशोधन के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो इन तीनों को शामिल किया गया था दोस्तों 71वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तीनों का क्रम याद करने की आसान से ट्रिक है नमक, नमक, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। तो ये याद रखेंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से इनको जोड़ा गया था। इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, 9। ठीक है, भाग 9 जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ये सभी के संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से इनको जोड़ा गया। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। डिटेल देखेंगे और सारी चीजें क्लियर होगी। देखिए दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 11वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन से जुड़ी? सिंगल क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो। ठीक है, भाग 9 को दोस्तों एक शीर्षक दिया गया द पंचायत। क्या दिया गया? द पंचायत शीर्षक दिया गया, जिसमें अनुच्छेद जोड़े गए 243 से लेकर 243 ओ तक। इसके अलावा इस संशोधन द्वारा एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची, और इसमें टोटल 29 विषयों को शामिल किया गया। और यह ऐतिहासिक कानून दोस्तों पूरे देश में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ और इसी वजह से हम 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आपको अगर पंचायतों से संबंधित आर्टिकल्स याद नहीं होते कि 343 ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, इस तरह से याद अगर आपको नहीं होते हैं तो पूरे आर्टिकल्स दोस्तों मैंने ट्रिक और कोरिलेशन से याद करवाए हैं। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। निश्चित ही वो वीडियो आपकी लाइफ का सबसे अच्छा वीडियो होगा क्योंकि सारी आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा अब आपातकाल में आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं लगाया जाएगा? आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं लगाया जाएगा बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जाएगा। ऐसा प्रावधान कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो ये प्रावधान किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। डिटेल देखते हैं दोस्तों, डिटेल से बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। देखिए, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा ये व्यवस्था की गई कि अब राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं लगाया जाएगा बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जाएगा। ठीक है, और इसके तहत संविधान का जो अनुच्छेद था 352 उसमें बदलाव किया गया, उसमें संशोधन किया गया। अब बदलाव के कारण क्या रहे भैया, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि और अच्छे से समझ आ सके। देखिए दोस्तों, 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति शब्द का हवाला देकर देश में आपातकाल लागू कर दिया था, जिसका काफ़ी दुरुपयोग हुआ और इसी वजह से ये आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया और उसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया गया। इसी संशोधन द्वारा ये भी नियम बनाया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तभी हो सकती है जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से ऐसी सिफारिशें करे। ठीक है, तभी जाकर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो ये समझ गए ना भैया अपने। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाया गया था दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ऑप्शन डी इसका भैया राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया? तो दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था दोस्तों 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 के माध्यम से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से दल बदल पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया था भैया।
डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संसद और राज्य विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि ये लोग इधर उधर भागते रहते हैं। अभी भी हालांकि ऐसा होता है, लेकिन ये प्रावधान थोड़ा अब कठोर कर दिया गया है। तो इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नई 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसे आमतौर पर दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता का अंतिम निर्णय कौन करता है, तो इसके लिए सभी जगह अलग अलग प्रावधान है। जैसे विधानसभाओं की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष करेगा, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसका निर्णय किया जाएगा दल बदल का, और राज्यसभा में राज्यसभा सभापति द्वारा। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर आ गया होगा। और दोस्तों, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो, मेहनत पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मुझे समझ आ सके कि हाँ भाई हम सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। इसका PDF मिल जाएगा, चिंता नहीं करना है। लेकिन एक बार अगर आप वीडियो देख लेंगे तो रिवीजन करना काफ़ी आसान होगा, बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएगी, आपका समय भी बचेगा। इनमें से किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति ने भारत के लोगों को संविधान का आधिकारिक हिंदी संस्करण प्रदान किया? तो ये प्रदान किया है दोस्तों 58वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। डिटेल देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए दोस्तों, 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया कि वो भारत के लोगों को संविधान का आधिकारिक हिंदी संस्करण उपलब्ध करवाएं। इसके तहत संविधान के सबसे आखिरी भाग यानी 22 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, 394A जोड़ा गया। इस संशोधन से पहले मूल संविधान मुख्य रूप से अंग्रेजी में ही आधिकारिक माना जाता था, ऑफिशियल माना जाता था, ठीक है। और इस बदलाव के बाद में राष्ट्रपति द्वारा प्रकाशित हिंदी पाठ को अंग्रेजी पाठ के समान ही कानूनी मान्यता मिली और उसको प्रामाणिकता मिली। पहले अंग्रेजी वाले को ही दोस्तों प्रामाणिक भी माना जाता था, ऑफिशियल भी माना जाता था। तो ये सब बदलाव हुआ है 58वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ये सिनॉप्सिस हैं दोस्तों इस साइड के, ताकि आप आसानी से इनको रिवाइज कर सको। छोटी छोटी बातें हैं तो इनको मैंने इस तरह से लिख दिया था, ठीक है। कि संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो ये प्रावधान किया गया 65वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। डिटेल देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए दोस्तों, 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा SC और ST के लिए एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। मतलब दोनों के लिए एक ही आयोग का प्रावधान किया गया, आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो, ठीक है। आगे चलकर 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से ये जो संयुक्त आयोग था इसको अलग अलग कर दिया गया। जैसे अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग रहा, और इसके बाद में 338A के माध्यम से अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। तो 65वें संविधान संशोधन के माध्यम से तो एक संयुक्त रूप से आयोग का गठन हुआ भैया, ठीक है, 65वें संविधान संशोधन के माध्यम से। इसके बाद में 89वें संविधान संशोधन के माध्यम से इन आयोगों को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। एक बार मैंने यहाँ पर शॉर्ट में भी लिखवा दिया था। 65वें संविधान संशोधन 1990 के माध्यम से संयुक्त आयोग बना, और 89वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से दो अलग अलग आयोग बने। अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख 338 में है, जनजाति आयोग का उल्लेख 338A में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त करके उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया। किस संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसा किया गया भैया? तो ये किया गया 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। डिटेल देखते हैं दोस्तों। ये 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा किया गया। भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन हुआ। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट होगा, ऐसा प्रावधान भी किया गया 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल होगा, ये प्रावधान भी किया गया। और केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय के क्षेत्र का विस्तार भी किया गया। तो ये सब किया गया है दोस्तों अपने 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है
किस संविधान संशोधन में दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्रिमंडल के गठन की व्यवस्था की गई? तो ये की गई थी अपने 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1991 में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका भैया राइट आंसर होगा, दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिमंडल के गठन की व्यवस्था। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में दिल्ली तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होने की व्यवस्था की गई। तो ये व्यवस्था की गई दोस्तों अपने 70वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। डिटेल देख लेते हैं इसकी तो और अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर होगी। देखिए दोस्तों 70वें, थोड़ा मैं जूम कर देता हूं। देखिए 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिल्ली तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने की व्यवस्था की गई। इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 के स्पष्टीकरण में संशोधन किया गया जो राष्ट्रपति के चुनाव और उनके निर्वाचक मंडल से जुड़े हुए हैं। ये संशोधन दोस्तों 1 जून 1995 से प्रभावी हुआ, जिसके बाद इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के विधायकों ने पहली बार 1997 में राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सेदारी की थी। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। 70वें संविधान संशोधन के माध्यम से इन लोगों को या फिर यहाँ के जो निर्वाचित सदस्य हैं दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के, इन लोगों को अपने राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होने का अधिकार मिल गया था। और ये कानून कब प्रभावी हुआ? 1 जून 1995 को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से ऐसा किया गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था दोस्तों हमारा, उसको समाप्त कर दिया गया और उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और 300 का में उसको शामिल कर दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पता होगा और पहले से भी आपको काफ़ी जानकारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार मैं फिर पढ़ता हूं ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ सके कि संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई। तो ये व्यवस्था की गई 84वें संविधान संशोधन 2001 के माध्यम से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। डिटेल देखते हैं। देखिए 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की कुल संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई। इसको फ्रीज कर दिया गया। इसके तहत ये तय किया गया कि वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े आने तक देश में लोकसभा और विधानसभाओं की कुल सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर ही बनी रहेगी। यानी 2026 के बाद में जो जनगणना की रिपोर्ट आएगी उसके बाद में सीटों में परिवर्तन संभव हो पाएगा। तो ऐसा प्रावधान किया गया है 84वें संविधान संशोधन के माध्यम से। कि संविधान संशोधन में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा दी गई। तो ये सुविधा दी गई दोस्तों 77वें संविधान संशोधन 1995 के माध्यम से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ST SC को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा कौन से संविधान संशोधन से मिली? 77वें संविधान संशोधन 1995 के माध्यम से। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। तो बहुत सारे संविधान संशोधन यहाँ पर आपके क्लियर होने वाले हैं। इसको जूम कर देते हैं तो आपको समझ आएगा। पहले हम देखेंगे 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995, फिर 85वां और फिर 81वां। ठीक है, तो 77वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत 16(4)A को जोड़ा गया। यह राज्य को अधिकार देता है कि यदि सरकारी सेवाओं में SC ST का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वो उनको पदोन्नति में आरक्षण दे सकते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 16(4)A में क्या लिखा हुआ है। एक तो ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है, पदोन्नति में आरक्षण से ये जुड़ा हुआ है। दूसरा ये पूछा जाता है कि 16(4)A को कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया? तो 77वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद 85वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 इम्पोर्टेंट है। इसके द्वारा 16(4)A में
सुधार करके पदोन्नति में आरक्षण के साथ साथ परिणामी वरिष्ठता का लाभ भी शामिल कर दिया गया। इसका मतलब है कि प्रमोशन पाने वाले आरक्षित वर्ग के कर्मचारी अपने सामान्य वर्ग के जो समकक्ष कर्मचारी है ना, उनसे सीनियर माने जाएंगे। तो परिणामी वरिष्ठता का जो सिद्धांत है वो कब शामिल किया गया? 85वें संविधान संशोधन के माध्यम से। फिर है अपना 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। इसके तहत 16(4)B जोड़कर कैरी फॉरवर्ड नियम लाया गया। इसके तहत पिछले वर्षों की बची हुई आरक्षित सीटों को भरने के लिए 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा को शिथिल किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया। यानी सीधी सी बात है कि ये जो कैरी फॉरवर्ड का नियम है वो कौन से संविधान संशोधन से लाया गया? 81वें संविधान संशोधन के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया, जिससे जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। तो इन चारों भाषाओं को जोड़ा गया था दोस्तों 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये जो चारों भाषाएं हैं इनको याद करने की मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, बदमाश। ठीक है, बी से बोडो, डी से डोंगरी, एम से मैथिली और एस से संताली। तो ये अपने 92वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से 8वीं अनुसूची में शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि संविधान संशोधन द्वारा शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यानी नगर पालिकाओं की बात हो रही है भैया, तो इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया अपने 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। डिटेल देखेंगे तो और बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। देखिए दोस्तों, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शहरी क्षेत्र की स्थानीय संस्थाओं जैसे नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके तहत संविधान में एक नया भाग 9 का जोड़ा गया जिसे नगर पालिकाएं शीर्षक दिया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और स्थानीय निकायों को काम करने के लिए टोटल 18 विषय दिए गए। ठीक है, 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं भैया? 18 विषय हैं, है ना। और ये कानून पूरे देश में 1 जून 1993 को प्रभावी हुआ। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगर आपको नगर पालिकाओं के आर्टिकल्स याद नहीं होते, 243 से लेकर ZG तक हैं, अगर ये आपको याद नहीं होते हैं तो इनको भी मैंने ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करवाया है। आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, नगर पालिकाओं के सभी आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो ये तैयार किया गया था स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को भी संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पता होगा मौलिक कर्तव्यों के बारे में। और अब अगला क्वेश्चन है अपना, किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो ये दर्जा दिया गया दोस्तों 55वें संविधान संशोधन 1986 के माध्यम से। इसके माध्यम से 371H जोड़ा गया जिसके तहत अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान किए गए। ये जो संशोधन था ये अपना लागू हुआ था 20 फरवरी 1987 को। ठीक है, 20 फरवरी 1987 को ये पूरी तरह से लागू हुआ और इसके माध्यम से अरुणाचल प्रदेश भारतीय संघ का 24वां राज्य बन गया था। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, कौन सा संशोधन ये बताता है कि मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। डिटेल देख लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। देखिए, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि मंत्रिपरिषद, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, उसमें प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। एक बार फिर पढ़ता हूँ, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इसके तहत संविधान में 75(1)(a) को जोड़ा गया। इसका मुख्य उद्देश्य
बहुत बड़े मंत्रिमंडल को, मंत्रिपरिषद को गठन को रोकना, उसके गठन को रोकना और सरकारी धन का जो अपव्यय होता था उसको रोकना था। ये ऐतिहासिक संशोधन अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान हुआ था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। 91वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो ये दर्जा दिया गया है दोस्तों अपने 53वें संविधान संशोधन 1986 के माध्यम से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मिजोरम को पूर्ण दर्जा दिया गया था इस संशोधन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो 89वें संविधान संशोधन के माध्यम से दोस्तों ये प्रावधान किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा के अधिकार को प्रदान करता है? तो 86वां संविधान संशोधन करता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। डिटेल की अगर बात करें दोस्तों तो देखिए, इस 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों में 21 ए को जोड़ा गया। ठीक है, 21 ए को जोड़ा गया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसी संशोधन के क्रियान्वयन के लिए आगे चलकर 2009 में दोस्तों अपना RTE एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया। ठीक है, इसके अलावा इसी संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 45 जो कि DPSP से जुड़ा हुआ है, इसमें क्या किया गया, इसमें भाषा बदल दी गई। इसमें कहा गया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शुरुआती बचपन की देखभाल जो है, उसकी जो शिक्षा है उसका प्रयास राज्य करेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही 51A में एक अपना नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य। इसमें प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का एक कर्तव्य निश्चित किया गया कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम इम्पोर्टेंट है भैया। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य हुए भूमि सीमा समझौते को लागू किया गया? तो ये लागू किया था दोस्तों अपने 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये 100 लिखा है तो इसका 50-50 कर दिया भारत और बांग्लादेश के बीच में, है ना, 50-50 कर लिया भैया इन्होंने। तो इस तरह से आपको ये थोड़ा सा याद हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं तो और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होगी। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में हुए ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौते को 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा लागू किया गया। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने दशकों पुराने सीमा विवाद को सुलझाते हुए बस्तियों की अदला बदली की। 111 परिक्षेत्र बांग्लादेश को सौंप दिए गए भारत की ओर से, है ना, और 51 परिक्षेत्र जो है वो भारत को हस्तांतरित कर दिए गए बांग्लादेश द्वारा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। कुछ और भी बातें हैं यहाँ पर। इस बदलाव के कारण भारत के 4 सीमावर्ती राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा के भौगोलिक क्षेत्रों में काफ़ी बदलाव हुआ। इन राज्यों के भौगोलिक क्षेत्रों में हुए परिवर्तन को संवैधानिक मान्यता देने के लिए संविधान की पहली अनुसूची में भी संशोधन किया गया था। तो ये अपना क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपको पीडीएफ के बारे में जानकारी दे देता हूँ कि पीडीएफ कैसे मिलेगी। जिन बच्चों को पता है वो अभी मैं बात जो बोलूँगा उसको स्किप कर देना। देखिए दोस्तों, पीडीएफ के लिए मैंने एक वीआईपी ग्रुप बनाया है टेलीग्राम पर, जिसमें 4 प्लान रखे हैं। एक 49 का प्लान है। 49 में 1 महीने का एक्सेस है उस वीआईपी ग्रुप का, यानी 1 महीने के अंदर अंदर जितनी भी क्लासेज होगी उन सभी की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी और पुरानी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। इसके अलावा 99 का एक प्लान है जिसमें 3 महीने का एक्सेस है उस ग्रुप का, यानी 3 महीने के अंदर जो भी क्लासेस होगी उन सभी की पीडीएफ मिल जाएगी और पुरानी पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगी। फिर 199 और 399 का प्लान है। 199 में उस वीआईपी ग्रुप का एक्सेस है दोस्तों 6 महीने का और 399 में एक्सेस है 12 महीने का, यानी 12 महीने के अंदर अंदर जितनी भी क्लासेस होगी उन सभी की पीडीएफ और रिविजन मटेरियल आपको मिल जाएगा और पुरानी पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगी। अब आपको वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कैसे करना है, तो आप टेलीग्राम पर सर्च करिएगा @UPSC.4PDF, @UPSC.4PDF। इतना आप अगर सर्च करेंगे तो आपको अपने चैनल का लोगो दिख जाएगा और फिर आप मुझे मैसेज कर देना, ज्वाइन पीडीएफ लिख देना, आपको मैं ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो ये हो गई अपनी पीडीएफ की जानकारी।
अब अपना एक पब्लिकली चैनल है दोस्तों यूपीएससी पॉइंट ऑफिशियल नाम से, यूपीएससी पॉइंट ऑफिशियल नाम से एक पब्लिकली चैनल है जहां पर बहुत सारा कंटेंट फ्री में उपलब्ध होता रहता है, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लेना। अब क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो ये संविधान संशोधन है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा भैया। ठीक है, डिटेल देखते हैं। देखिए दोस्तों, 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस संशोधन के तहत संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 338 बी। ठीक है, और इस 338 बी में ही आयोग के गठन, शक्तियां और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इससे पहले ये जो आयोग था ये एक वैधानिक निकाय था, है ना, और अब इसको संवैधानिक निकाय बना दिया गया है। तो ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। किस संशोधन द्वारा सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई? सीधी सी बात है, ये ईडब्ल्यूएस के बारे में पूछ रहा है, तो उसका प्रावधान कौन से संविधान संशोधन से किया गया? तो 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ईडब्ल्यूएस को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस जो है इसमें 3 जो लेटर हैं, ईडब्ल्यूएस में 3 लेटर हैं, तो 103वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी से है? तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम का है भैया संबंध जीएसटी से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे तो जीएसटी के बारे में आपको और डिटेल से बताऊंगा, अभी आप इतना ही याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत के संविधान के 104वें संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कौन से 104वें संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आरक्षण को समाप्त करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसकी हम थोड़ी डिटेल देखेंगे। ये जो अधिनियम था अपना, ये लागू हुआ था दोस्तों 25 जनवरी 2020 को। इसका मुख्य उद्देश्य था एंग्लो इंडियन समुदायों को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो 2 सीटें मनोनयन द्वारा मिलती थी उन्हें समाप्त करना, और एससी एसटी के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए यानी 2030 तक इसको बढ़ा देना। ठीक है, तो ये 2 प्रमुख उद्देश्य थे 104वें संविधान संशोधन के। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये है दोस्तों अपना राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से संबंधित। ठीक है, 105वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। डिटेल देख लेते हैं। देखिए, इसको संसद ने पारित किया अगस्त 2021 में। राज्यों को यह अधिकार देना कि वो अपनी जो ओबीसी लिस्ट है उसकी सूची को खुद बना सकें। क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय में ये कहा गया कि ओबीसी की सूची केवल केंद्र सरकार तय करेगी, लेकिन इस संविधान संशोधन के माध्यम से ये वापस से तय कर दिया गया कि राज्यों को भी अधिकार है ओबीसी सूची बनाने का। इससे राज्यों का जो अधिकार था ना वो समाप्त हो गया था पहले सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से, तो राज्यों को वापस अधिकार देने के लिए अपना 105वां संविधान संशोधन किया गया था। अब बात करते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की, महिला आरक्षण अधिनियम 2023। ठीक है, 106वां संविधान संशोधन महिलाओं को 33% आरक्षण कहाँ देता है?